Hi friends, welcome to my channel Sanjay Academy. Today we will discuss about teaching maximas. आज हम लोग शिक्षण सूत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। शिक्षण सूत्र क्या होते हैं, कैसे इनसे प्रश्न आते हैं, कितना ये इम्पोर्टेंट है, आज इनके बारे में हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली क्लास है, क्योंकि ये सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन है, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो। सब्जेक्ट में भाषा हो, चाहे आपकी इंग्लिश भाषा हो, हिंदी भाषा हो, मैथ हो, साइंस हो, सभी के लिए पढ़ाने के जो सूत्र होते हैं वो समान होते हैं। आज हम जिनको पढ़ेंगे ये हिंदी को ध्यान में रखते हुए, हिंदी भाषा को ध्यान में रखते हुए आज हम इनका अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। बस समझ जाएंगे आप तो इंग्लिश में भी अप्लाई करेंगे और सभी विषयों में ये समान होते हैं। तो ये लगभग 9 से 10 होते हैं, एक एक के दो नाम भी हैं, लेकिन हम जो पढ़ेंगे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है उन्हीं को पढ़ेंगे। 9 हैं लगभग। तो चलिए पहले आपको एक बार दिखा देते हैं। देखिए कौन कौन से हैं, इन सभी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत अच्छे से। और आप लोग जो है इनको नोट डाउन करके लिख लें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। जिस प्रकार से हमने लिखे उसी प्रकार से आप लिख लें। बहुत ज़्यादा कहानी नहीं लिखनी है, बस समझने पर ध्यान दें। एज इट इज सीधे सीधे डायरेक्ट लाइनें लिख ले। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र क्या होते हैं? सीखने की प्रक्रिया को सरल, रोचक, स्थायी बनाने के लिए शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। कभी आ जाए शिक्षण सूत्रों से क्या होता है, क्यों अप्लाई किए जाते? क्योंकि शिक्षण सूत्र से जो पढ़ाने की विधि होती है, जो सीखना है वो सरल हो जाता है और रोचक हो जाता है और स्थायी हो जाता है, इसीलिए शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे पहला शिक्षण सूत्र, जिसका नाम है मूर्त से अमूर्त की ओर, कनकरीट टू अब्स्ट्रैक्ट। इंग्लिश भी ध्यान रखें, क्योंकि जो भी लोग इंग्लिश लैंग्वेज लेंगे उनके लिए ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। इंग्लिश में भी यही पढ़ेंगे, कनकरीट टू अब्स्ट्रैक्ट, मूर्त से अमूर्त की ओर। ये किसका अन्य नाम है? प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब जो सामने है, इनडायरेक्ट जो सामने नहीं है। तो इसका एक अलग नाम भी ध्यान रखना है आपको, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। अब मूर्त क्या होता है? मूर्त माने होता है जिस चीज को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जो हमारे सामने है। अमूर्त वो होती है जो हमारे सामने नहीं है, विचारों में है, अर्थात कल्पना में है, उसको हम अमूर्त कहते हैं। तो सबसे पहले पढ़ाने के लिए हमें मूर्त विषयों को मूर्त वस्तुएं जो बच्चे के आसपास हैं उनको पढ़ाना चाहिए। बाद में मूर्त से अमूर्त कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाना चाहिए। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये हमने एक कॉपी है, ये कॉपी बच्चे को दिखाई, कॉपी से तो बच्चे पढ़ते हैं कॉपी किताब, ठीक है। अभी बच्चे को कुछ नहीं पता, ये मूर्त है, छू के भी देख सकता है, ठीक है। तो हमने इसमें बताएं कि बेटा इसमें काउंट करो कितनी लाइन है, कितनी मतलब इसकी साइड है। तो उसने कहा 1 2 3 4 साइड है, ठीक। अब बच्चे को एक बात हमने बच्चे से ही पूछ ली कि कितनी साइडें हैं, 4। अब हमने कहा क्या जे और जे आमने सामने की जो साइडें हैं क्या बराबर हैं? बच्चे ने कहा हाँ, यस, आमने सामने की साइड कैसी हैं? समान है, समान है, ठीक है। और जो कोने हैं वो एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ऐसे रखे हुए हैं। अभी बताना चाहें तो आप बता सकते हैं कि इनके जो कॉर्नर है वो 90 अंश पर मिलते हैं, या एक दूसरे के ऊपर ऐसे सीधे सीधे रखे हुए हैं। तब हम अभी तो मूर्त वस्तु अमूर्त क्या पढ़ाते हैं कि जो भी आकृति होती है, अगर कोई आकृति है जिसके आमने सामने की भुजाएं समान हैं, समांतर हैं, तो उस आकृति को, और 4 उसमें साइड है, तो उसे हम आयत कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं। बाद में रेक्टेंगल का एरिया निकालना बता दिया। मान लीजिए कि एरिया क्या होता है, यल मल्टीप्लाई, जस्ट 1 मिनट। जैसे एरिया है तो एरिया बता दिया कि यल मल्टीप्लाई बी। इसके पेरीमीटर निकालना है तो 2l प्लस बी। अब ये चीज जो हम बता रहे हैं, जो पेरीमीटर है मतलब एरिया है,
क्षेत्रफल है और जो पेरीमीटर, ये क्या है, ये अमूर्त है। कहती है बच्चे के विचारों में है, तो यही हो गया अमूर्त। और चले कहाँ से थे, मूर्त से, जो आसपास है। आई होप क्लियर हो गया होगा हम सभी लोगों को। चलिए आगे चलते हैं, बस जुड़े रहिए। बस लास्ट तक क्लास में बने रहिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आया थोड़ा बहुत तो एक दो बार और चला के देख लेना। अब दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसमें सबसे पहले आपको लिख कर रख लेना चाहिए कि जो ज्ञात से अज्ञात की ओर, पेपर में कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर लिख देता है ज्ञान से अज्ञान की ओर, ज्ञान से अज्ञान की ओर। और जल्दी में हम ज्ञात से अज्ञात के चक्कर में इसको टिक कर जाते हैं। वहां पर आता है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है, तो ये लिखा हुआ है ज्ञान से अज्ञान की ओर। तो ज्ञान से अज्ञान की ओर यही नहीं होता है, क्योंकि ये तो उल्टा है कि जानता है फिर उसको भुला देना, अज्ञान की तरफ ले जाए। नहीं, ये नहीं होना। तो ज्ञान से अज्ञान की ओर नहीं होता है। क्या होता है, ज्ञात से अज्ञात, नोन टू अननोन, जो बच्चा जानता है और जो नहीं जानता है उसको पढ़ाना, इसे ही कहते हैं हम ज्ञात से अज्ञात की ओर। बस, और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है, आपको ध्यान रखना है। इतना याद रखना कि जो बच्चा पहले से जानता है, बस उसको जोड़कर ही अन्य बातों को बताना उसके बारे में। इसे ही हम कहते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। जैसे अभी हमने ऊपर उदाहरण लिया, जैसे बच्चा ये बुक है, इसके बारे में तो जानता है, अब बुक से ही जोड़कर हम उसको आयत सिखा रहे हैं, घनाभ सिखा रहे हैं, घन सिखा रहे हैं, इसके एरिया कैसे निकाला जाता है, वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है किसी आकृति का, ये चीज़ें हम सिखा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ज्ञात से अज्ञात की ओर, नॉन टू अननोन। नेक्स्ट, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, एनालिसिस टू सिंथेसिस। देखिए इसमें मतलब जो है, कोई चीज़ है उसके पहले हमने सभी पार्ट्स अलग अलग करके दिखा दिए और बाद में हमने उसको पूरा दिखा दिया कि ये कैसे बनी, उसे ही कहते हैं विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण करना किसी चीज़ का, बाद में ओवरऑल बता देना कि वो चीज़ कैसे बनी है, इसका मतलब क्या है। जैसे इसको सबसे अच्छे समझने के लिए संधि है, किससे समझते हैं, संधि से समझते हैं। देखिए जैसे एक शब्द यहाँ पर लिखा है विद्यालय, विद्यालय, जस्ट 1 मिनट। यहाँ पर लिखा है, मान लो विद्यालय लिखा है, ये तो है संश्लेषण, संश्लेषित मतलब कैसे बना है। अब इसका विश्लेषण जब हम करेंगे कि ये विद्यालय शब्द कैसे बना है, वो ही क्या हो जाएगा हमारा विश्लेषण। जैसे हमने पहले बच्चों को सिखाया कि विद्या धन आलय, और यहाँ पर दीर्घ संधि हुई है, बड़ा आ मिलकर बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया है। ये बिल्कुल हम खोल खोल के अलग अलग करके जो दिखा रहे हैं, ये क्या है हमारा विश्लेषण। बाद में हमने बता दिया कि ऐसे बना विद्यालय, यही हो गया हमारा विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। और कोई इसका उदाहरण है, चलिए इतना ही आप समझिए कि बस विश्लेषण से संश्लेषण की में क्या होता है कि पहले किसी चीज़ के अलग अलग पार्ट्स को हम दिखा देते हैं, बाद में ओवरऑल उसका व्यू बताते हैं कि कोई चीज़ कैसे बनी है, इसे ही कहते हैं विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। चौथा क्या है हमारा, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। इसका मतलब ये है कि जब हम पढ़ाएं क्लास में या कहीं भी किसी चीज़ को सिखाएं, तो सबसे पहले बच्चे को हमें उस चीज़ को सिखाना चाहिए जिसमें बच्चे को सबसे ज़्यादा मन लगता हो, सरल हो। मनोवैज्ञानिक यही तरीका होता है कि जिसमें बच्चे का सबसे ज़्यादा मन लगता हो उस चीज़ को पढ़ा दो। बाद में धीरे धीरे लॉजिकल जो सब्जेक्ट जाता है, जैसे मैथ है, साइंस है, जियोग्राफी है,
इन सब्जेक्ट्स को, फिलॉसफी है, इन सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ाना चाहिए, बाद में पढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये टफ होते हैं। यही पढ़ाने का हमारा एक शिक्षण सूत्र का, इसीलिए शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इससे सिखाना जो होता है वो सरल हो जाता है। 4 हो गए। चलिए 5वां देखते हैं। जब इनके क्वेश्चन करेंगे तब और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। पहले तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। 5वां हमारा क्या है? अनिश्चित से निश्चित की ओर, अनसर्टेन टू सर्टेन। अब ये क्या है? अनिश्चित से निश्चित की ओर। अनिश्चित का मतलब जो है, पहले जो बच्चे का मस्तिष्क होता है, वो विचार होते हैं, पहले उसके दिमाग में जो ज्ञान होता है वो अनिश्चित होता है छोटे पर, वो धीरे धीरे जैसे बड़ा होता चला जाता है, वैसे उसका ज्ञान निश्चित होता जाता है। जैसे बच्चा छोटा है, वो देखता है कि अच्छा चंदा मामा कैसा है? गोल है, और मेरी रोटी भी गोल है, तो रोटी चंद्रमा है, वो रोटी है, और रोटी चंदा मामा है। वो ऐसे करके लिंक कर रहा है, कोई भी चीज़ देखा तो उसको चंदा मामा कहने लगा। ये बच्चे के दिमाग में पहले क्या अनिश्चितता है ज्ञान के प्रति, और बाद में वो समझ जाता कि नहीं, सभी चीज गोल जो होती हैं वो चंदा मामा ही नहीं होती हैं। ये हो गया धीरे धीरे निश्चित, अनिश्चित से निश्चित की ओर। आगे क्या है हमारा? आगे हमारा सरल से जटिल की ओर। इसमें क्या है? सरल से जटिल की ओर, इसमें तो सीधे सीधे लिखा है कि पहले जो है हमें बच्चे को सरल सरल चीज़ें पढ़ाओ। कोई भी चैप्टर हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसकी सरल चीज़ें बताते हैं, बाद में कठिन बताते हैं। जैसे अभी जो हमने ऊपर उदाहरण लिया था, उसी के माध्यम से हम सबको समझा देंगे। जैसे हमने ये उदाहरण लिया था बुक का, सबसे ज़्यादा पास भी होती है, ठीक है। हमने इसमें बता दिया कि ये आकृति कैसी है? आयत है। इसकी आमने सामने की साइड कैसी है? बराबर हैं और पैरेलल हैं, और प्रत्येक कोण एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है 90 अंश का है। तो इस आकृति को हम क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। पहले तो हम ये चीज़ें सरल बता रहे हैं, यहाँ तक बता दिया कि इसको आयत कहते हैं। फिर हमने धीरे धीरे कठिन की ओर ले गए कि हाँ चलिए अब इतना सीख गए आयत, अब इसका एरिया निकालिए, क्षेत्रफल निकालिए। एरिया निकालना सीख गए, फिर हमने कहा अच्छा इसकी पेरीमीटर निकाले, मतलब परिमाप निकालिए। फिर हम एरिया का फार्मूला बता दिया कि यल मल्टीप्लाई बी, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। पेरीमीटर होता है 2l प्लस बी। फिर हमने जो अब कहाँ की ओर हम ले जा रहे हैं? पहले सरल था, अब कठिन की ओर। इसे ही कहते हैं सरल से जटिल की ओर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। 7 नंबर पर हमारा क्या है? पूर्ण से अंश की ओर, होल टू पार्ट्स। ये क्या है? इसका मतलब ये है, पहले अगर हम कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं क्लास में, तो सबसे पहले चैप्टर की समरी बता दो कि इस पूरे चैप्टर में है क्या, एक्चुअली हम पढ़ेंगे क्या। तो जब हमने समरी बता दी, वो क्या हो गई? पूर्ण। और फिर बाद में हम चैप्टर को विस्तार से आराम से एनालिसिस कर करके अलग अलग पार्ट्स में करके पढ़ेंगे, वो हो गया हमारा अंश, पार्ट्स हो गए। तो इसे ही कहते हैं पूर्ण से अंश की ओर, फ्रॉम होल टू पार्ट्स। 8वां क्या है? विशिष्ट या विशेष से सामान्य की ओर, स्पेसिफिक टू जनरल। इसमें क्या है? देखिए इसको समझ लीजिए। विशिष्ट का मतलब होता है जो स्पेसिफिक है, जो विशिष्ट है। जैसे ये बच्चा है, लड़का है, इसके लिए इसके मम्मी पापा क्या हैं? स्पेसिफिक है, विशिष्ट है, विशेष है। लेकिन जब यही इसके मम्मी पापा जब समाज में जाते हैं, सोसाइटी में जाते हैं, तो सामान्य हो जाते हैं। बस दूसरों के लिए क्या है जी? दूसरे के लिए सामान्य, लेकिन इसके लिए क्या है जी? विशेष है। ऐसे समझ सकते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं विशेष से सामान्य की ओर, या इसको उदाहरण से नियम की ओर भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इस पर यहाँ पर उदाहरण से नियम, ये भी नियम लागू होता है। समझिए, विशिष्ट या विशेष दोनों नामों से आ सकता है। चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए
आगमन से निगमन की ओर। जल्दी से लिख लीजिए इसको, इंग्लिश में कहते हैं इंडक्टिव टू डिडक्टिव। पेपर में कंफ्यूज करने के लिए आ जाता है, देखिए शिक्षण सूत्र होता है आगमन से निगमन की ओर, पेपर में क्या उल्टा कर देता है निगमन से आगमन की ओर। तो देखिए जो कट लगा हुआ है, तो निगमन से आगमन की ओर नहीं होता है, जैसे ज्ञान से अज्ञान की ओर नहीं होता है, उसी प्रकार निगमन से आगमन की ओर नहीं होता है। होता क्या है शिक्षण सूत्र आगमन से निगमन की ओर। इसमें क्या होता है, इसको एक अन्य नाम, इसमें उदाहरण से नियम की ओर बढ़ते हैं। कैसा उदाहरण, जो हमने आपको निगमन और आगमन विधि पढ़ाई थी तब हमने सेब वाला उदाहरण दिया था। देखिए वही हम आज फिर आपको बताते हैं। जे यहाँ पर सेब है, जे लाल सेब है, ठीक, हमने बच्चे को लाल सेब खिलाया, बच्चे को मीठा लगा, फिर हमने उसको लाल सेब खिलाया, फिर उसको मीठा लगा। अब बच्चे ने उदाहरण से एक नियम बना लिया कि जो लाल सेब होते हैं वो कैसे होते हैं, वो मीठे होते हैं। नियम बना लिया, जनरलाइजेशन कर लिया कि आगे से अगर वो मार्केट जाएगा तो उससे हम क्या कहते हैं कि जो भी लाल लाल सेब हो वो ले आना, क्योंकि लाल सेब मीठे होते हैं। तो एक उदाहरण से बना लिया नियम, यही हो गया हमारा आगमन से निगमन की ओर, इंडक्टिव टू डिडक्टिव, उदाहरण से नियम की ओर। बस आपको ये वाली बात ज़्यादा ध्यान रखनी है कि निगमन से आगमन में कंफ्यूज नहीं होना है, और इसमें उदाहरण से नियम होता है। और भी होते हैं लेकिन जो हमने आज पढ़े जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, और कम इम्पोर्टेंट है कभी कभी वो भी आ जाते हैं। वैसे 10 या 11 ही होते हैं, और 9 आज हम लोगों ने अच्छे तरह से पढ़ लिए हैं। चलिए क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आप टेट सी टेट या सुपर टेट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तब हम हमसे जुड़ सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।